नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज की इस वीडियो में 23 फरवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, हमेशा की तरह सारी जानकारी हम आपको विस्तार पूर्वक देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी हेल्प हो सकती है या फिर नहीं। अगर आपको लगेगा आपकी हेल्प हो सकती है तो रेगुलर बेसिस पर आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। सबसे पहले हम उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न था कि बिहार के किस जिले के नागे पक्षी आश्रयणी में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसका ई उद्घाटन यानी कि वर्चुअली इसका उद्घाटन पर्यटन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिए, ये 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का जो आयोजन है, ये नागी पक्षी आश्रयणी जमुई में किया गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और तमाम चीजें जितना संभव हो सके वो वहां पर आपको विस्तार पूर्वक अवश्य लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा आपको ये होता है कि चीजों को जब आप सोच सोच के लिखते हैं तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाती है। आगे बढ़ेंगे और आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। 2023 में करंट अफेयर्स के जितने भी, खास करके बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की बात करें तो जितने भी इवेंट घटित हुए हैं उन सभी का संग्रह इस पीडीएफ में हमने किया है। यह रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये वार्षिकांक संस्करण है, हालांकि इसमें चीजें वन लाइनर फॉर्मेट में दी गई है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इसका विस्तृत वर्जन चाहते हैं जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह हो और तमाम जानकारी डिटेल में हो, तो आप इस वाले पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छा, दोनों पीडीएफ अगर आप चाहते हैं किसी कोर्स में मिले तो बीपीएससी मेकर ऐप पर ये वाला कोर्स आप लोग परचेज कीजिएगा। इसमें आपको तमाम चीजें जो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये तमाम चीजें इस कोर्स में आपको मिलने वाला है। इसी में आपका टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आदि है। जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे एप्लीकेशन पर तो ये प्रोमो कोड अप्लाई कीजिएगा बीपीएससी 70, महज 399 रुपये में आगामी 1 वर्ष तक के लिए हमारे तमाम मटेरियल का आप भरपूर प्रकार से लाभ उठा पाएंगे। इसमें आपको एक पेड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि जो मटेरियल हमारा पुराना छूट चुका है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे वो किसी प्रकार का कोई पीडीएफ हो। अगर आपका कोई छूट चुका है तो वो आपको मिल जाएगा और जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे अगले 1 साल तक यहाँ पर चीजें आपको मिलती रहेगी। चलिए, अब यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में हाल ही में 20 फरवरी 2024 को राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास किया गया है? कब? तो 20 फरवरी 2024 को। आइए आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है बिहार का भोजपुर जिला। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, बिहार के भोजपुर जिले में जलमार्ग का एक नया विकल्प तैयार होने जा रहा है। दरअसल भोजपुर जिले के बहराव प्रखंड के महुली, सिन्हा और खवासपुर गंगा घाट पर रिवर स्टेशन बनकर तैयार किया जाएगा या फिर बनाकर तैयार किया जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, इन 3 जगहों पर इसका निर्माण किया जाना है और ये तीनों रिवर स्टेशन के निर्माण की जो लागत है वो है 1.5 करोड़ रुपये। इस पर 1.5 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी, तब जाके इसका निर्माण होगा। अच्छा, इसको लेकर कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे कि रिवर फ्रंट परियोजना की स्वीकृति के बाद, अभी हाल ही में से स्वीकृति दी गई, तो 20 फरवरी 2024 को इसका शिलान्यास केंद्रीय नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा किया गया। कब? तो 20 फरवरी 2024 को, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इसी प्रकार की एक जानकारी हमने आपको दिया था सिमरिया रिवर फ्रंट के सौंदर्यीकरण से संबंधित, जो कि बिहार के बेगूसराय से संबंधित है। अच्छा, जब भी बेगूसराय की बात हो तो आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि रिसेंटली एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी हुई थी, तो बिहार का जो एक्सपोर्ट इंडेक्स में स्थान रहा वो ओवरऑल 20वां स्थान रहा था। आप सभी को मालूम होगा बिहार को एक्सपोर्ट इंडेक्स में 20वां स्थान मिला, लेकिन बिहार में अगर हम विभिन्न जिलों की बात करें तो बेगूसराय एक्सपोर्ट के मामले में पूरे बिहार में अव्वल है। अच्छा, बिहार से मौजूदा समय में जो निर्यात हो रहा है वो 0.52% ही निर्यात हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे निर्यात के क्षेत्र में जो बिहार की भागीदारी है वो बढ़ रही है। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के भोजपुर जिले के बारे में। भोजपुर जिले के बारे में एक दो पॉइंट और भी आपको याद रखना है। हालांकि हमने आपको इसी सीरीज में बतलाया है कि बिहार के भोजपुर में ही 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2023 तक ये बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
पशुपति कुमार पारस के द्वारा किया गया था, जो कि जो लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, उनके जो कह सकते हैं संस्थापक है रामविलास पासवान एक्चुअली थे, उनका निधन हो गया, तो उनके भाई हैं पशुपति कुमार पारस, इन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। ये चीज़ें आपको समझना है। देखिए बाजरा जो ये मोटी अनाजों की श्रेणी में है और इस प्रकार की चीज़ें कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और 2023 को लेकर खास तरीके से आप ये ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में इसे घोषित किया है। किसे? वर्ष 2023 को। तो इतनी सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, अभी हम आपको बाजरा महोत्सव को लेकर जानकारी दे रहे थे, तो ऐसे में ये सूची ध्यान रखिएगा। ये सूची हम आपको पिछले साल से ही दिखा रहे हैं, दे रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हमने अपडेट भी समय के साथ किया है। तो 2023 में बिहार में जितने भी महत्वपूर्ण महोत्सव आयोजित हुए हैं, यहाँ से एक प्रश्न, इस स्लाइड से एक प्रश्न आपको पूछा गया है। आइए सभी को एक बार पुनः से रिवाइज कर लें। देखिए आम महोत्सव आयोजित हुआ था ज्ञान भवन पटना में, जो अशोका कन्वेंशन सेंटर है उसी के अंतर्गत ज्ञान भवन और बापू सभागार है, जो कि गांधी मैदान के उत्तरी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर ज्ञान भवन में 16 से 18 जून 2023 तक राजकीय स्तर पर आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। अच्छा, वहीं पर दूसरी ओर अगर आपसे ये पूछे कि भारत सरकार की तरफ से आम महोत्सव आमरस का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो मॉस्को में किया गया था 2023 में। ये चीजें भी विस्तृत तौर पर आपको बताया गया है। देखिए सूफी महोत्सव 2023 में 12 जून को आयोजित हुआ था मनेर शरीफ पटना में। बाजरा महोत्सव भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक और 11वां थावे महोत्सव गोपालगंज में 15 से 16 अप्रैल 2023 को। और यही चीजें आपके बीपीएससी एग्जाम में जो ट्री एग्जाम था वहां पर आपको पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा और भी प्रश्न यहाँ से अराइज हो सकते हैं। अगला है पक्षी महोत्सव कलरव, जो कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। अच्छा, यहाँ पर ये 2021 वाला, ये चीजें थोड़ा सा अलग हो गया। हमने यहाँ पर 2023 इंडिकेट किया, यहाँ पर ये थोड़ा सा पुराना हमने डाल दिया। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ चीजें हम आपको विस्तृत तौर पर बताएंगे इसमें, वो ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये ध्यान रखिए इसका पहला संस्करण जो था ये नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में जो पक्षी आश्रय वहीं पर ये 15 से 17 जनवरी 2021 को ये आयोजित हुआ था। ये इसका उद्घाटन संस्करण था और नीतीश कुमार जो कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं और जो कि अभी हाल ही में 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं बिहार के, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अच्छा, अगला है किन्नर महोत्सव, जो कि प्रेमचंद रंगशाला पटना में ये आयोजित हुआ 14 जुलाई 2023 को। ये 14 जुलाई 2023 वही तिथि है जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी, 14 जुलाई 2023 को। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को और चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 को लेकर कई चीजें विस्तृत तौर पर आपको बताई गई, आपको याद ही होगी। फिलहाल आज हम इसे स्किप कर रहे हैं, आगे चलते हैं। अगला है जीरादेई महोत्सव, जो कि जीरादेई सिवान में आयोजित हुआ 11 दिसंबर 2023 को। यहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था और महात्मा गांधी ने जीरादेई जो स्थान है सिवान में, इसे तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। यह कथन महात्मा गांधी का याद रखेगा। मंजूषा महोत्सव सैंडिस कंपाउंड मैदान भागलपुर में 4 से 7 दिसंबर 2023 तक आयोजित हुआ। उलार धाम महोत्सव पालीगंज पटना में 7 से 8 दिसंबर 2023 तक आयोजित हुआ। अच्छा, अगर हम पक्षी महोत्सव कलरव की बात करें तो इसको छोड़कर बाकी यहाँ पर जितने भी आप इस स्लाइड में देख रहे हैं ये सभी 2023 में आयोजित महत्वपूर्ण उत्सव है, महत्वपूर्ण महोत्सव है, जहां से प्रश्न अराइज होने की प्रबल संभावना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे जिन्होंने हाल ही में 21 फरवरी 2024 को अपने पद से इस्तीफा दिया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा महेश्वर हजारी, जो कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से ये भी अराइज हो सकता है कि महेश्वर हजारी किस राजनीतिक दल से संबंधित नेता है जिन्होंने अभी हाल ही में ये उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। देखिए आप ये ध्यान रखेंगे, जदयू नेता है महेश्वर हजारी, जिन्होंने हाल ही में 21 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। देखिए नई सरकार के गठन की बात, ये तो बात रही यहाँ पर उपाध्यक्ष की, लेकिन हम अगर बात करें नए अध्यक्ष की या फिर नए स्पीकर की, तो इस वाले पॉइंट को देखिएगा। नई सरकार के गठन के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा में नए स्पीकर राष्ट्रीय जनता, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय नहीं होगा, मिस टाइपिंग हुआ, यहाँ पर होगा भारतीय, आप लोग सुधार कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव चुने गए हैं, तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें बिहार विधानसभा के नए स्पीकर की, तो भारतीय जनता पार्टी से जो इसके जो वरिष्ठ नेता है नंदकिशोर यादव, वो वर्तमान में बिहार विधानसभा के स्पीकर है। हालांकि इससे पहले जो इसके स्पीकर थे वो थे अवध बिहारी चौधरी,
ये पूरा नाम यहाँ पर ध्यान रखिए, अवध बिहारी चौधरी, इनसे पहले इस पद पर थे। देखिए बिहार विधानसभा की बात हो रही है तो बिहार विधानसभा की कुल जो निर्धारित सीटें हैं वो है 243, जिनमें एक कंडीशन ये है कि 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए बिहार विधानसभा की बात हो रही तो एक जानकारी आपको दे दूं, आपसे जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 2022 में 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इस अवसर पर बिहार विधानसभा में विधायक ज्योति देवी को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई थी। इस तिथि को दरअसल महिला सशक्तिकरण को दिशा में इस चीज को चिन्हित करते हुए ये जिम्मेदारी विधायक ज्योति देवी को दी गई थी और ये खबरों का विषय रहा था और ध्यान रखेंगे यही चीजें हमने यहाँ पर डाल दिया है। अच्छा बिहार विधानसभा या फिर विधानसभा को लेकर कई चीजें एक कॉमन रूप से एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ चीजें यहाँ पर पॉइंट में हमने शामिल किया है, इसे ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि पहला सवाल जो रिपीट हुआ है कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ये सामान्यतः कितने साल का होता है, तो ये 5 साल का होता है। दूसरा पॉइंट है कि विधानसभा का नेता कौन होता है या फिर कौन होते हैं, तो संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा का नेता होते हैं। देखिए राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, तो राज्य विधानमंडल के 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा। अच्छा जिस प्रकार से हमने आपको जानकारी दिया कि संसद के जो 2 अंग हैं, अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है इसका उच्च सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा जो इसका निम्न सदन है। उसी प्रकार से किसी भी राज्य में अगर हम बात करें विधानमंडल में, तो विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद और विधानसभा। अच्छा इन सब में जो विधान परिषद है ये उच्च सदन होता है और बात करें विधानसभा की तो ये निम्न सदन होता है। ये चीजें भी आपको समझना पड़ेगा। और रिसेंटली हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में जो सम्राट चौधरी वित्त मंत्री हैं इस समय बिहार के, इन्होंने बजट पेश किया है 2,78,425 करोड़ रुपए का। तो विधानमंडल शब्द का जो हमने प्रयोग किया था तो इसके अंतर्गत विधान परिषद और विधानसभा दोनों निहित हो जाता है। तो ये चीजें थोड़ी हिडन होती है, वो चीज आपको समझना पड़ेगा। अच्छा इसके अतिरिक्त बिहार ने बल्कि किसी भी राज्य में विधानसभा के जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो 500 हो सकते हैं और न्यूनतम जो सदस्य हो सकते हैं उसकी संख्या 60 हो सकती है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से आप ध्यान रखिए। चलिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 20 से 21 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में केला उत्सव या फिर बनाना उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। देखिए अभी हाल ही में इसका जो आयोजन हुआ ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जो एक जिला है यहीं पर यह आयोजित हुआ है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में, मध्य प्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर, यहीं पर ये बनाना फेस्टिवल या फिर केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो ये तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जो भी प्रकार के उत्सव होते हैं, जो महोत्सव होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। दरअसल अगर हम इसके आयोजन की बात करें तो 20 से 21 फरवरी ये 2 दिवसीय आयोजन था जो कि इस तिथि को यहाँ पर आयोजित हुआ। अच्छा 2024 में अब तक की बात करें, जो हमने जानकारी आपको दिया है, जो खबरों में निकलकर सामने आया, जो महोत्सव मनाए गए हैं उस पर एक नजर हम लोग डाल लेते हैं। देखिए चौथा राष्ट्रीय पक्षी चिल्ला महोत्सव जो है या फिर चिल्ला पक्षी महोत्सव जो है ये राष्ट्रीय स्तर का उड़ीसा में आयोजित हुआ 28 से 30 जनवरी 2024 को। इन सब के अतिरिक्त भारत रंग महोत्सव जो कि भारत के 15 विभिन्न शहरों में आयोजित हो रहा है या फिर हुआ है 1 से 21 फरवरी 2024 को। अच्छा इसी के लिए भारत रंग महोत्सव 2024 के लिए पंकज त्रिपाठी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको जानकारी दिया गया है, आपको मालूम होगा। अब यहाँ पर है डोस मोचे महोत्सव जो कि लेह लद्दाख में 7 से 8 फरवरी 2024 को सेलिब्रेट किया गया। पक्षी महोत्सव नागी पक्षी आसरणी जमुई में 17 से 19 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ। कहाँ पर? बिहार के जमुई में। और अगला है सुत्तूर यात्रा महोत्सव जो कि मैसूर कर्नाटक में एक स्थान है, यहीं पर 6 से 11 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया। अच्छा इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर वो कंप्लीट सूची है। जैसे आपको ये ध्यान रखना, थाईपुसम महोत्सव के बारे में तमिलनाडु में आयोजित होती है। अच्छा पक्षी महोत्सव जो चिल्ला पक्षी महोत्सव, ये जानकारी हम आपको दे चुके हैं। भारत रंग महोत्सव का 25वां संस्करण था जिसको लेकर ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा यहाँ पर आप लोग एक चीज सुधार कर लेंगे, ये 9 राज्य जो हमने आपको बताया है, यहाँ पर हमने क्या बताया आपको 15 शहर, ठीक है। तो 9 राज्यों के 15 शहरों में ये आयोजित होना है। जो चीजें यहाँ पर ये भारत रंग महोत्सव के बारे में है, तो 9 राज्यों के 15 शहरों में।
आदि महोत्सव जो कि अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला है पुस्तक विश्व पुस्तक मेला जो कि भारत मंडपम दिल्ली में, और ये भी 10 से 18 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ। विविधता का अमृत महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। साथ साथ डोसमोचे महोत्सव, नागी पक्षी महोत्सव, सुत्तूर यात्रा महोत्सव, ये तमाम महोत्सव 2024 के हैं। यहाँ से प्रश्न अराइज होते हैं, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिएगा, निश्चित तौर पर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। चलिए, चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस दिग्गज बल्लेबाज को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? देखिए, अगर हम बात करें इस प्रश्न का, तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि शुभमन गिल। चलिए, आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि हाल ही में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने शुभमन गिल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य आइकन यानी कि स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, अगर बात करें इसका लक्ष्य क्या है, दरअसल इसके पीछे जो इलेक्शन जो कमीशन है या फिर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से जो बातें निकल कर आई है, जो मीडिया में चल रही है, इसका लक्ष्य यहाँ पर हमने लिखा है कि इसका लक्ष्य मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना है तथा मतदान प्रतिशत को 70% के आंकड़े को पार करना है। तो 70% का आंकड़ा है, यह लक्ष्य है कि मतदान प्रतिशत इससे अधिक हो, जिसको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए शुभमन गिल को अभी हाल ही में पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। तो ये चीजें यहाँ पर आप समझेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, आपको बता दूं कि अगले साल नहीं बल्कि इसी साल 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो 2024 में भारत में लोकसभा के चुनाव होने हैं, और लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2023 में अपना नेशनल आइकन बनाया था। हालांकि 2022 की बात करें तो 2022 में यह जो कह सकते हैं जिम्मेदारी थी वो पंकज त्रिपाठी के पास थी। 2023 में बनाया गया किन्हें, तो सचिन तेंदुलकर को। तो ये चीजें आपको विस्तृत तौर पर ध्यान रखना है। अच्छा, पंकज त्रिपाठी की बात करें, जैसे कि एक आपको जानकारी मैं ये दे दूं कि इस समय बिहार में खादी और हैंडीक्राफ्ट की जो ब्रांड एम्बेसडर है, ये है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर से पहले 2023 में अगर हम बात करें, 2022 से 2023 तक जो खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे मनोज तिवारी, और यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न अराइज हुआ था। लेकिन उससे भी पहले 2021 में पंकज त्रिपाठी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। इनकी पहली फिल्म 2014 में आई थी, जिसमें मुख्य अभिनेता या फिर जो अभिनेता थे वो थे अमिताभ बच्चन के बेटे, कौन, अभिषेक बच्चन। और इसी फिल्म में, ये फिल्म का नाम है रन, जिसमें इन्होंने एक छोटा सा रोल अदा किया था। ये पंकज त्रिपाठी की पहली बॉलीवुड मूवी थी, यानी कि यूं कहें ये डेब्यू मूवी थी। ये यहां से ध्यान रखें। चलिए, आगे हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर के। तो जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने लोक गायिका जो कि मधुबनी की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया था। कब, तो जनवरी 2023 में। और इसके पश्चात अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर मोनिका दास को भी ये बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया था, जो कि ट्रांसजेंडर की सहभागिता को मतलब चुनाव में बढ़ाने के लिए। तो ये चीजें फिलहाल इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और शुभमन गिल की जो हम बात कर रहे हैं, 2023 में जो प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की जाती है आईसीसी की तरफ से, ठीक है, आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ की जो घोषणा हुई, इसमें जनवरी 2023 में और सितंबर 2023 में शुभमन गिल को पुरुष प्लेयर ऑफ द कह सकते हैं मंथ चुना गया था। कब, तो जनवरी 2023 और सितंबर 2023। और इस प्रकार से देखें तो एक वर्ष में 2 बार इस किताब को अपने नाम करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न है कि किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा कांग्रेसी नेता शशि थरूर। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आइए इसको लेकर जानकारी आपको दे दूं कि फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर ने तिरुवनंतपुरम केरल की जो सांसद हैं, या फिर यूं कहें यहाँ के संसद प्रख्यात लेखक व कांग्रेसी नेता शशि थरूर को फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला लेगियन डी ऑनर या फिर यूं कहें नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। दोनों एक ही है, एक तो फ्रेंच में यहाँ पे लिखा गया और एक इंग्लिश में लिखा गया है, तो इसलिए आपको यहाँ पर अंतर दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखें, कांग्रेसी नेता या फिर प्रख्यात लेखक शशि थरूर को यह सम्मान दिया गया है। आगे हम बात करें, शशि थरूर की यहाँ पर बात हो रही, तो कुछ मिलते जुलती जानकारी जो हमने आपको दिए थे रिसेंटली उसे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है, हाल ही में डॉक्टर विजय दादरा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड का विमोचन कांग्रेसी नेता व सांसद डॉक्टर शशि थरूर द्वारा नई दिल्ली में किया गया था।
इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट है कि अक्टूबर 2084 थरूर को पराजित कर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे। तो दोनों नेता जो इस अध्यक्ष के पद के लिए आमने सामने थे, तो शशि थरूर को पराजित कर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे। और आप ये ध्यान रखेंगे, पिछले 24 साल की बात करें तो 24 साल के बाद कांग्रेस में कोई गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बना है। ये चीजें ध्यान रखिए। कांग्रेस पार्टी की हम बात कर रहे हैं तो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखेंगे, इसके विपक्षी दल यानी कि जो अभी रूलिंग पार्टी है भाजपा की बात करें तो भाजपा की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। आइए यहाँ पर आप इसको कुछ जानकारी और भी दे दूं। भारतीय जनता पार्टी का जो चिन्ह है आप देख सकते हैं कमल है, और इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जो कि इसके संस्थापक में से एक थे। दूसरी जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी, ये तो दोनों भारत की प्रमुख राजनीतिक दल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त एक और है जो कि भारत की प्रमुख राजनीतिक दल या फिर यूं है बहुत ही पुरानी राजनीतिक दल है, भारतीय कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और प्रथम अध्यक्ष इसके थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ए वो ह्यूम की कह सकते हैं स्थापना में इसका बहुत ही योगदान था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एवो ह्यूम जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से स्थापना को लेकर भी चीजें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को बहुभाषी शिक्षा, पीढ़ीगत शिक्षा का आधार थीम या फिर इस विषय के साथ अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि 21 फरवरी 2024 को। देखिए 21 फरवरी को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मातृभाषाओं के संरक्षण और उसके प्रचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसको लेकर प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। और 2024 में इसका थीम की बात करें तो बहुभाषी शिक्षा, पीढ़ीगत शिक्षा का आधार, ये 2024 का इसका निर्धारित थीम है। दरअसल इसकी शुरुआत कैसे हुई ये जान लेते हैं। यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में देखा कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की महासभा द्वारा साल 1999 में पारित किए जाने के बाद साल 2000 से 21 फरवरी के लिए 21 फरवरी के दिन यह मनाया जा रहा है। दरअसल इसके भी पीछे एक रीजन था, कुछ घटना घटित हुई थी, यहाँ पर इसको हमने लिखा है। दरअसल बंगाली भाषा आंदोलन के महत्व को मान्यता देते हुए यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। और 2000 से मतलब जो सन 2000 ईस्वी था, तो तब से 21 फरवरी को यह दिन मनाया जा रहा है। तो ये चीजें फिलहाल इसके पीछे ये स्टोरी है। 2024 में इसका थीम क्या था वो ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। हालांकि 2024 में फरवरी महीने में जो प्रमुख दिवस मनाए गए हैं, जो उसका निर्धारित थीम है, वो कंप्लीट सूची अब तक की यहाँ पर आपके समक्ष है। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीजें आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा 2 फरवरी पर नजर डालिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिसका थीम था आर्द्रभूमि एवं मानव कल्याण। इसमें कुछ चीजें अपडेट हुई है, आपको जानकारी दे दूं। अब बात करें अगर भारत में रामसर स्थल की या फिर वेटलैंड साइट की, इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 80। ठीक है, नए डेटा को आप लोग जो मतलब नया डेटा सामने आया है, इसमें अगर आप लोगों को पता नहीं है तो देख लीजिएगा, हमने आपको बताया भी था इस सूची में कुछ बदलाव हुए हैं। अगर आप इसको अपडेट नहीं करेंगे तो गलत आप आंसर कर देंगे एग्जाम में। तो अब जो है इसकी संख्या हो चुकी है 80। चलिए आगे चलते हैं। अगला 7 नंबर प्रश्न है कि 20 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा निम्न में से कहां भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर यानी कि कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन अभी किया गया संबलपुर उड़ीसा में। उड़ीसा में एक स्थान है संबलपुर, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया। ये डेट है 20 फरवरी 2024 और इस अवसर पर या फिर इस तिथि को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर उड़ीसा में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया है, यानी कि स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। कहां पर? तो संबलपुर उड़ीसा में। यह भारत का पहला कौशल भारत केंद्र है। देखिए अगर बात करें यहाँ से संबंधित जानकारी की जो एग्जाम में अराइज हो सकते हैं, हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, तो धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के हिंदी और अंग्रेजी के ब्रेल संस्करण भी जारी किए हैं। जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो ब्रेल के माध्यम से, ब्रेल लिपि जो है उसके माध्यम से चीजों को पढ़ पाते हैं। तो ब्रेल संस्करण हिंदी और अंग्रेजी में अभी हाल ही में जारी किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा।
अगला पॉइंट है कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई जादुई पिटारा का भी उन्होंने अनावरण किया, जो कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको हमने बताया 2020, जो कि भारत की 1986 के बाद, पिछली बार 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद अभी 2000 में, तो 2020 में, तो ये नई शिक्षा नीति है, तो ये इसी के अनुरूप है। और बात करें ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई जादुई पिटारा की, तो इसमें पहेलियों और कहानियों का संग्रह है, यानी कि जो इसकी विषय वस्तु ये पहेलियां और कहानियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया था। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट है कि इस कार्यक्रम के तहत उन छात्रों की मदद की जाएगी जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है और अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण वो बेहतर शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, वैसे शिक्षा मतलब वैसे विद्यार्थियों की हेल्प हो और वो शिक्षा ग्रहण कर पाए और अच्छी शिक्षा हासिल कर पाए। तो इसको लेकर अभी हाल ही में ये 6 फरवरी 2024 को विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 19 फरवरी 2024 को किस राज्य के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि छत्तीसगढ़। अच्छा, पीएम श्री स्कूल के बारे में जानकारी हमने आपको पहले भी दिया है, उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए 19 फरवरी 2024 को, यहाँ पर किस नहीं बल्कि 19 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ में 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना का शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। अच्छा, इससे पहले हमने आपको जानकारी दिया था अक्टूबर 2023 में, इससे पहले अक्टूबर 2023 में हरियाणा में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम श्री योजना के तहत या फिर इसके पहले चरण में 124 स्कूलों का उद्घाटन किया था, जो कि पीएम श्री योजना के तहत संचालित होगी, या फिर यूं है यहाँ पर इस चीज की शुरुआत की गई थी। तो इसका एक ही उद्देश्य है, जो भी स्कूलों में इसकी शुरुआत होती है एक ही उद्देश्य के साथ होती है कि वहां पर शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो हाईटेक किया जाए, उसे और भी अधिक बढ़ाया जाए। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 19 फरवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर हिमालयन बास्केट लॉन्च किया? अब ये है क्या, इसको भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए अभी हाल ही में इसकी शुरुआत किया गया है विकल्प नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड के द्वारा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में 19 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आधिकारिक तौर पर हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। दरअसल अगर हम बात करें हिमालयन बास्केट की, इसकी शुरुआत 2018 में पहली बार जो की गई थी, ये शुरुआत हुई थी सुमित और थपलियाल के द्वारा। एक दो नाम है दो लोगों का, सुमित और थपलियाल, जो कि इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में, जो कि पेशे से इंजीनियर और मार्केटिंग प्रोफेशनल थे। लेकिन अब रिसेंटली अगर बात करें तो 19 फरवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर राज्य सरकार यानी कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अच्छा, इसकी बात करें आखिर ये हिमालयन बास्केट होता क्या है, तो इस पहल के तहत दूध व दूध के उत्पाद, साथ साथ हल्दी, पुदीना आदि सहित आदि उत्पाद खरीद कर यहाँ पर जो उत्तराखंड के लोग हैं विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर देशों में या फिर विदेशों में निर्यात करते हैं या फिर विदेशों में इसकी आपूर्ति करते हैं। तो यही योजना के तहत ये चीजें शामिल है, दूध हो गया, हल्दी हो गया, पुदीना हो गया, ये तमाम चीजें खरीद कर इससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर बेचते हैं। इसी प्रक्रिया को या फिर इसी को नाम दिया गया हिमालयन बास्केट। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड की चर्चा हुई तो 6 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिकता या फिर समान नागरिक संहिता कानून या फिर यूसीसी का बिल पेश किया था, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था। ये जानकारी हमने आपको दिया था। चलिए, अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में 19 फरवरी 2024 को किस देश में 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि नेपाल। विकल्प नंबर, अच्छा यहाँ पे देखिए, ओ दो दो में विकल्प नेपाल दे दिया गया है, दो विकल्प नेपाल दिया गया है, तो अच्छा हाँ, ये मिस टाइपिंग हुआ है यहाँ पे। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। देखिए, अगर मैं सी को आंसर कर रहा हूँ, अधिकतर संभावना है कि ये आंसर मेरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? अच्छा, इसको भूल जाइए, इस पर ध्यान मत दीजिए। मान लीजिए ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया और ये प्रश्न को हमने देखा और हमें मालूम है इसका राइट आंसर है नेपाल। हमने बी पर नजर दिया ही नहीं, हमने डायरेक्ट देखा कि सी पर नेपाल है, और हमें मालूम है कि 19 फरवरी 2024 को ये 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस नेपाल में सेलिब्रेट किया गया, और हम सी को टिक कर दिए। तो अगर एग्जामिनर इसको मतलब देखेंगे तो ये आंसर को वो गलत करार करेंगे। इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा। देखिए, यहाँ पर जो सी है ये तो सरासरी गलत हो गया, भले ही विकल्प में नेपाल है लेकिन ये गलत होने की अधिकतर चांसेस है। अब सही कैसे होगा? देखिए, विकल्प नंबर बी में भी नेपाल है लेकिन ये पहले है, तो विकल्पों में ए, बी और उसके बाद सी है।
लेकिन सी से पहले तो बी है, तो अधिकतर संभावना ये है आप लोग इसी को आंसर चुनेंगे। कई बार जो एग्जाम में प्रश्न में जो विकल्प होते हैं, इस तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिला होगा कई बार, ठीक है। तो इसमें आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अधिकतर संभावना इसी के सही होने की है। या तो ये प्रश्न को रद्द कर दिया जाए, अगर ये सही हो तो विकल्प नंबर बी को ही सही माना जाएगा आयोग की तरफ से, विकल्प नंबर बी को। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो हालांकि यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, तो फिर भी यहाँ पर ये ध्यान रखिए इसका करेक्ट जो आंसर है विकल्प नंबर बी ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। हालांकि हम आपको यहाँ पर अपडेट कर देंगे, यहाँ पर मिस टाइपिंग है। चलिए अब यहाँ पर इसको लेकर जानकारी देख लेते हैं कि 19 फरवरी 2024 को नेपाल ने अपना 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है। दरअसल वर्ष 2008 में नेपाल में नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का चुनाव कराया गया था तथा पूर्ण रूप से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। कब? तो वर्ष 2008 से। नेपाल की बात हुई तो सीमा पार मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 15 फरवरी 2024 को भारत और नेपाल की केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए एक समझौता किया था। ये चीजें आपको मालूम है, रिसेंटली हमने बताया है। नेपाल की बात करें तो वर्तमान में नेपाल की प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड। अगला है नेपाल के राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट है नेपाल की राजधानी है काठमांडू। एक और है यहाँ पर कि नेपाल की जो मुद्रा है, यानी कि जो नेपाल की करेंसी है, वो है नेपाली रुपया। तो बेसिक से फैक्ट में ये चीजें भी आपको समझना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 20 फरवरी 2024 को अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आइए इसको लेकर जानकारी दे दूं कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था ये 20 फरवरी 1987 को मिला था। और हालांकि इससे पूर्व यह एक केंद्र शासित प्रदेश था और 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। लेकिन उसके बाद 20 फरवरी 1987 ये डेट ध्यान रखेंगे जब अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य के रूप में भारत में दर्जा दिया गया था। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। कुछ चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का जो अर्थ होता है ये उगते हुए सूर्य का पर्वत, इसका अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत। साथ ही अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक घाटी है डोंग घाटी, और यहाँ पर एक गांव है डोंग नामक घाट, जो कि भारत में सबसे पहले ये डोंग गांव में ही होता है सूर्योदय। तो सबसे पहले जो सनराइज अगर हम बात करें भारत में, अरुणाचल प्रदेश की डोंग घाटी के डोंग गांव में होता है। ये चीजें ध्यान रखें। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर बात करें तो दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो किरिबाती एक द्वीप देश है जो कि दुनिया का पहला ऐसा द्वीप देश है जहां पर सूरज सबसे पहले निकलता है। पहले के समय हम लोग जानते थे सूर्योदय का देश जो कहा जाता है जापान को कहा जाता है। जापान में सूर्योदय सबसे पहले होता है। लेकिन कुछ नई मतलब कह सकते हैं रिपोर्ट आई है, कई जगहों पे इसका जिक्र भी हुआ है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कुछ नई जानकारी के आधार पर कुछ इसमें कह सकते हैं निकल कर सामने आती है। तो किरिबाती जो कि एक द्वीप देश है, ये दुनिया का ऐसा देश है अब वर्तमान समय में जहां पर सूरज या फिर युग है जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो ये चीजें यहाँ पर अपडेट है। चलिए अब यहाँ पर आज के आज के इस वीडियो में 11 ही प्रश्न था। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, ये प्रश्न है कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको ये जानकारी हमने दे दिया है, आप लोग जाइए कमेंट बॉक्स में और वहां पे लिखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा, जो लोग 70वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आपको अगला जो प्रैक्टिस पेपर है प्रैक्टिस पेपर 9, ये 25 फरवरी को शाम के 7 बजे मिलेगा। एप्लीकेशन पे जाकर 70वीं बीपीएससी वाले कोर्स में आप देख सकते हैं। और जो आपका जो पिछला टेस्ट है, अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो हजारों विद्यार्थियों के बीच आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे बीपीएससी मेकर ऐप पर यही वाला कोर्स है जो आपको वहां पर परचेज करना है इस प्रोमो कोड के साथ। और इसमें आपको सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, टेस्ट सीरीज जिसमें फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और इसके प्रीवियस ईयर पेपर और तमाम चीजें आपको इसी कोर्स में महज 399 रुपये मिलने जा रहा है। ये प्रोमो कोड अप्लाई करके कोर्स को आप लोग परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।